त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, आप सभी की स्क्रीन पर इस वक्त आपको सीडीपी बाय अजय सर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट कर दें सीडीपी बाय अजय सर। उसी के साथ में सभी की गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते स्वीकार करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आपको कुछ लाइन लिखी हुई नजर आएंगी। आपको क्या लिखा हुआ नजर आया? सभी एक बार इसको रीड करें, सभी एक बार इसको पढ़ें बड़े गौर से। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते हैं। ध्यान से पढ़िए, आप सभी की जिंदगी बनाने वाले शब्द हैं। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो जो यहां पर सीटेट पास करना चाहता है तो मेरे प्यारे साथियों, वो मोती रूपी 90 या उससे ज्यादा नंबर पाने के लिए आप लोगों को किताबों में उतरना ही पड़ेगा। तो जो किताबों में उतरने को तैयार है, जो हमारे साथ रोज सुबह 11 बजे वाली क्लास में लाइव उतरने को तैयार है, वो पेपर पास कर ही लेगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सीबीएसई जो आप लोगों की सीटेट की परीक्षा 2024 में करवा रहा है, वो परीक्षा आप लोगों की किस तारीख में होनी है सबों को पता है? हर कोई जानता है कि वो परीक्षा आप लोगों की जो होनी है वो कौन सी तारीख में होनी है? जनवरी में होनी है। चलिए, तो जनवरी में कब होनी है ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए जरा एक बार कमेंट करके कि सर जनवरी में उस वक्त होनी है। जनवरी में परीक्षा आप लोगों की 21 तारीख में होनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सीडीपी में टारगेट हमारा क्या रहेगा? 30 में से 30 नंबर का। आज की क्लास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हर क्लास में 30 में से 30 नंबर लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो सभी तैयार हैं? कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और समझ करके ही हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, आज के क्लास का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। और जैसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, मान करके चलना ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में वह आपसे पूछता है। यह कहता है, आनव 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। यानी कि जब वो खुद से इस काम को करता है तो संघर्ष का सामना उसे करना होता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ये आप लोगों के सीटेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न वो आपके पेपर में आपको देगा। तो उसने किसी की मदद से ऐसा कर लिया है। तो वाइगॉत्स्की का यह कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम लोग क्या कहेंगे? ZPD। जब बच्चा जहां तक का कार्य खुद से कर लेता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, और जहां तक का कार्य वो खुद से कर लेता है वो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। ये एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का क्षेत्र ZPD कहलाता है। और इस ZPD में ही बच्चे को हम स्कैफ फोल्डिंग देने का काम करते हैं, जिसे कि हिंदी में हमने ढांचा, पाड़ और मचान कहा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में आप लोग आगे देखें, जो आपको रीइंफोर्समेंट शब्द यहां पर दिया गया, ये किससे संबंधित है? बेटा, जो रीइंफोर्समेंट आपको दिया गया है ये स्किनर से संबंधित है, सभी जानते हैं। और जो ये सिंबोलिज्म है, ये बच्चे के अंदर प्याजे के हिसाब से कौन सी स्टेज में आ जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके सभी बताइएगा। चलो, प्रश्न नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर।
एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। भाई जो बॉल जैसी बड़ी चीजें होती हैं, जिसको बच्चा, है ना, जिसको बच्चा पूरी हथेली का इस्तेमाल करते हुए पकड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर प्रॉपर एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये माउस है, मान लेते हैं, ठीक है, मैं एक छोटा बच्चा हूं और मुझे जब ये माउस नजर आया तो मैंने ऐसे पूरी, है ना, हथेली का उंगलियों का इस्तेमाल करके ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको ऐसे पकड़ना शुरू किया है। पहले ऐसे करता है और आगे क्या कहता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो मटर तो यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे यहां पर ये पेन नजर आया जो मेरे पास में है। तो यहां पर इस एक, है ना, फिंगर, उंगली का और इस अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए जैसे ये मैंने पेन पकड़ लिया है, ऑलराइट, ये ऐसी ही बातें कर रहा है। तो बच्चा पहले अपनी मुट्ठी पूरी बंद करके चीजों को पकड़ता है, बाद में फिर वो एक फिंगर और अंगूठे से चीजों को पकड़ता है। तो जब बच्चा पूरी हथेली का इस्तेमाल करके चीजों को पकड़ेगा वो होती है अंदर की साइड, और जब उंगलियों का सिर्फ, ठीक है, इस्तेमाल करके होती है बाहर की साइड। तो जहां पर विकास अंदर से बाहर की ओर जा रहा है बेटा, इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। एक और बात आप याद रखिएगा, जब बच्चे की बड़ी मसल की मूवमेंट होती है तो बड़ी मसल की मूवमेंट हमारी ग्रोस मोटर कहलाती है, पेपर में आपसे पूछा जाता है। और जब हमारी छोटी मसल की मूवमेंट होती है तो बेटा वो फाइन मोटर एक्टिविटी हमारी कहलाती है। ग्रोस मोटर होता है बड़ी मसल की मूवमेंट और फाइन मोटर होता है हमारा छोटी मसल की मूवमेंट। याद रखोगे यहां तक की बातें सभी। अब मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि ये जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, ये बच्चे में कब आता है? आपके पेपर में, सीटेट में बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तब आप कहेंगे प्याजे के हिसाब से स्टेज नंबर 3 में यह होता है जिसकी एज 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर डिसलेक्सिया को लेकर के आपको दिया गया है। डिसलेक्सिया क्या होती है? डिस यानी कि डिफिकल्टी, लेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड, जहां डिफिकल्टी पढ़ने में हो रही है, रीडिंग में हो रही है। तो आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही बना है। आपके पेपर में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने डिसलेक्सिया टर्म का जिक्र किया था सबसे पहले। तैयार रहना इस पॉइंट के लिए, पेपर में आज से पहले पूछा भी गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि हमें पेपर में वो जो कुछ भी देगा उसके लिए हमें नोट्स चाहिए हैं ताकि हमारी तैयारी हो सके। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि आपके लिए मैंने नए नोट्स बनवाने शुरू कर दिए हैं। आज मैं आप लोगों को नोट्स देने की शुरुआत कर रहा हूं और जो मैं नोट्स आप लोगों को दूंगा वो शॉर्ट नोट्स दूंगा। आज मेरी ओर से पहला नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा सिलेबस के हिसाब से। सीटेट का आप लोगों का जो सिलेबस होता है कंप्लीट पूरे 150 नंबर का, पूरे सिलेबस के नोट्स नए एकदम मैं अपने आप से, ठीक है, बनवा रहा हूं आप लोगों के लिए। वो सारे आप लोगों को मिलेंगे एकदम फ्री में। और आज पहला नोट्स, ये मत सोचना एकदम से सारे मिल जाएंगे बेटा, धीरे धीरे नए नोट्स बनवा रहा हूं, वो आपके लिए आज पहले नोट्स जो है वो शेयर होंगे। ऑलराइट, चलिए आप लोगों को मिल जाएंगी पीडीएफ, इसी टेलीग्राम पे मिलेंगी सभी को। अजय सिंह खर्ब, जो ये टेलीग्राम आप लोगों को नजर आया ना, इसी पर मिलेंगे। जैसे जैसे बनते रहेंगे आते रहेंगे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बातें कही थी, वो तो आप सभी जानते ही हैं। ये नैतिक विकास के अंदर हमें लेवल कितने बताते हैं? कितने लेवल बताते हैं? हम सभी जानते हैं कि इनके द्वारा जो लेवल बताए गए वो बताए गए हैं टोटल 3, 1, 2 और 3। फिर बात आती है स्टेजेस को लेकर के। तो बेटा जो स्टेज हैं वो टोटल बताई गई हैं 1 to 6।
अब यहां पर उसने क्या कहा कि किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ध्यान से देखिएगा कि बच्चा जहां पर जाकर के सामाजिक व्यवस्था को और अपने आप में भी हम कुछ भी चाहते हो उससे अलग लेवल पे जाके और सबके लिए न्याय और ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग इस भाव में चला जाता है, तो वो लेवल नंबर 6 होता है। नहीं बेटा, लेवल नंबर 3 होता है, स्टेज नंबर 6 होती है। और वो हमें कहां पर नजर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आएगा। ये रहा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, अब की बार भी पूछेगा जब आप लोगों से तो जवाब दे देना। अब आप मुझे बताओ, ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली जो व्यवस्था होती है ये कौन सी स्टेज होती है? लेवल नंबर तो ये 2 होगा, स्टेज आप लोग मुझे बताइए कि ये कौन सी होती है? पेपर में पूछता है ना, स्टेज नंबर 3 होती है। यहां पर जो बच्चा होता है वो सबके साथ अपने अच्छे संबंध विकसित करना चाहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न हमारी स्क्रीन पर समावेशी कक्षा को लेकर के किया गया है। समावेशी, आपको कभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो आसान तरीका आपको बताते हैं। अपना जो शब्द है उसको टुकड़े कर लो। समावेशी, समावेशी, ठीक है, जो सबको समा लेती है अपने अंदर, वो शिक्षा व्यवस्था कौन सी होती है? 2009 से उसकी शुरुआत हुई है, याद रहेगा। अब 2009 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें कहा गया कि हमारी क्लास के अंदर, हमारी कक्षा के अंदर जो सामान्य बच्चे होते हैं और इसके साथ जो विशेष बच्चे होते हैं, हम सभी को एक कक्षा के अंदर एक साथ शिक्षा देते हैं। अच्छा, सभी बताना, यहां पर बच्चों का स्कूल सेम होता है या अलग होता है? कमेंट करो। यहां पर बच्चों का जो क्लासरूम होता है वो सेम होता है या अलग होता है? टीचर सेम होगा या अलग होगा? सिलेबस सेम होगा या अलग होगा? तो यहां पर हम ये पाते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं सेम होती हैं। स्कूल, क्लासरूम, टीचर, सिलेबस, ये सभी बच्चों का सेम रहता है, कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं होता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का काम किया जाता है। तो आंसर अब हमारा क्या होगा? बच्चों के लिए व्यवस्था जहां पर है और सबको समान भाव के साथ में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, एकदम सही आप लोगों ने कहा। प्रश्न नंबर अगला ये कहता है कि 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, करनी भी चाहिए। मैं तो आज भी करता हूं, जब मैं 29 साल का हो गया हूं तो मैं आज भी करता हूं। आप में से कौन कौन करता है? खुशबू, सचिन, डिंपल, आयुषी, सुमित, आप लोग करते हो खुद से बातें? नहीं करते हो? अरे किया करो, कुछ गलत नहीं है। जब हम खुद से बातें करते हैं ना तो इससे हमारी मेंटल प्रोसेस फास्ट होती है, पहली बात। हम गोल डायरेक्टेड होते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, जब आप खुद से बातें करते हैं तो दूसरे आपको पागल समझते हैं, और पागल समझकर कोई डिस्टर्ब करने नजदीक नहीं आएगा, सब दूर भाग जाएंगे, फिर पढ़ाई होगी मस्ती में। आओ देखो, यहां पर जब बच्चा वाइगोत्स्की कहता है कि खुद से बातें करता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच। उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। आज की एक क्लास में अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से एक बात मुझे पूछनी है। इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चा इसके अंदर हम कहते हैं कि बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना भी हम इसे कहते हैं। अगली बात, इसे वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे को ये उसके लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाती है और इससे बच्चे को एक डायरेक्शन मिलती है। चलिए, राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। किताबें आप लोगों की स्क्रीन पर आपको नजर आई। बहुत सारे बच्चे
मैसेज कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं अभी तक, और कमेंट में उन्होंने पूछा है कि सीटीईटी के लिए सर हमें किताबें बता दो जिन किताबों को पढ़कर हम अपना पेपर पास कर लें। आप लोग ऐसा करो, अभी फिलहाल कोई भी किताब मत खरीदो। क्यों मत खरीदो? क्योंकि सीटेट का आपका जो सिलेबस आपको दिया गया है, उस सिलेबस के हिसाब से पूरे सीटेट के पूरे 150 नंबर के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं आप लोगों के लिए नोट्स अभी बनवा रहा हूं। तो आप लोगों को वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मेरी ओर से दे दिए जाएंगे, और आने वाले दिनों में आप लोगों को जितने भी प्रीवियस पेपर है वो भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो पूरी व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, इतना भी खर्चा मत करना। लाइव क्लास दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर दे दूंगा, और क्या चाहिए, और यहां पर पढ़ा दूंगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी, अब देखो ये संरक्षण शब्द आप लोगों के लिए फिर से आ गया है। कंजर्वेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जब बच्चे को जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं के, जो भी वस्तु होती हैं, कोई भी वस्तु हो चाहे, सभी वस्तुओं के रूप के बदलने के बाद भी उनके गुण नहीं बदलते हैं, इस कॉन्सेप्ट की समझ हो जाती है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बच्चे को समझ हो जाती है। ऐसा जहां पर रहता है, शुरू हो चुका है साधना। आंसर हमारा क्या बनेगा, सभी बताओ। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। ये दोनों चीजें बच्चे की स्टेज नंबर 3 में जाकर के आती हैं। अगला प्रश्न हमारा यहां पर हमसे ये कहता है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? अब आप लोग ध्यान से ये देखेंगे कि आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें वो उच्चतर कौशल पूर्ण यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को लेकर के बात कर रही है, और बच्चों को आपस में सपोर्ट के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, ऐसा जिसने कहा है उनको याद करो। जिसने क्या कहा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, लेव वाइगॉत्स्की। ड्रामेबाज बेटा बार बार कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपको पता है सीडीपी की क्लास चल रही है, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप कहां यूपी टेट, सी टेट और उन बातों में घुसे हो। बेटा पढ़ाई करो ना, एक ही बात को लेकर कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो। 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिली। 4 वर्ष का है राहुल, उसको गुड़िया उपहार में मिली, और वह बोला, अब उसने जो बोला होगा वो गुस्से में बोला होगा, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। गुस्सा हो गया राहुल, इसे तो गुड्डा दे दो, गुड़िया ना चाहिए इसे। अब राहुल जो है वो ऐसी बातें कह रहा है, यानी कि उसके अंदर एक भाव आ चुका है कि लड़कों के लिए अलग व्यवस्था होती है, लड़कों के लिए खिलौने भी अलग होते हैं, लड़कों के लिए रंग भी अलग होते हैं, सारी व्यवस्थाएं लड़कों के लिए अलग हैं और लड़कियों के लिए अलग हैं। ऐसे भाव उस बच्चे के अंदर यहां पर आ चुके हैं। तो आंसर क्या बनेगा? और ये सब कुछ लेकर कौन आता है बच्चे के अंदर? ये समाज ही लेकर के आता है। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, जेंडर स्टीरियोटाइप हम इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर हमसे ये पूछता है, बच्चों के विकास का क्रम। बहुत आसान बात है, कभी भी हमारे विकास का जो क्रम होता है बेटा वो अमूर्त से शुरू नहीं होता, वो मूर्त से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हमें दिया गया है एकदम से ये गलत देता है, बिल्कुल गलत है ये वाला पॉइंट। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ध्यान से आप लोग इसे देखिए, या पैरों से सिर की ओर बढ़ता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है।
सामान्य से विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हमारा रहेगा। एक बात और याद रखनी है, हम सभी के विकास का जो क्रम होता है वो यूनिफॉर्म होता है। हर बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले क्या करता है? रोना जानता है। आप लोग भी रोआ करते थे, हैं? है ना, कुछ इस तरीके से ही। फिर आप लोग कूकते थे, कू 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 कू। फिर आप लोग आ बा का क आ बा 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 प, बक बकाना। और इसके बाद कहीं जाकर के बच्चा बोलना शुरू करता है। सबका यही पैटर्न होगा, इसी सीक्वेंस में सभी बड़े होते हैं। प्रश्न अगला हम लोगों से ना बेहद जबरदस्त बात करता है। ये हमें कहता है लेव वाइगॉत्स्की के विचार में, वाइगॉत्स्की के विचार में, ध्यान से देखेंगे हम इसे। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। उन्होंने, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहा जो भाषा हमारी होती है और दूसरी ओर बेटा जो विचार हमारा होता है, इन दोनों को स्वतंत्र कहा है। और इन दोनों को स्वतंत्र क्यों कहा? उनका यह कहना था कि ये दोनों अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं और कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ये भाषा होती है ये वैचारिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता देती है। इन्होंने कहा कि जो भाषा होती है वो मानव चिंतन को बेहतर बनाती है। जवाब हमारा इसका अब क्या होना चाहिए? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखो, नए नए खिलाड़ी यहां पर आते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिन बातों पर ध्यान आपको और मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मतलब क्लास में आएंगे, सर ये क्लास पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है? अरे कितनी बार आपको बेटा ये बात बता दी कि ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। सीडीपी लिखा है ना, सीडीपी दोनों में आती है। और कई बार मैं आपको ये बात कह चुका हूं कि जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं तो बेटा वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी। मतलब एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट, एक दूसरे का टाइम खराब करना, अपना टाइम खराब करना। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बच्चे भी ना उन लोगों की तरह है जो यूट्यूब पर आते हैं और बच्चों का टाइम खराब करके चले जाते हैं। और कुछ बच्चों की ऐसी आदत बन चुकी है ड्रामेबाज लोगों के साथ में जुड़ जुड़ करके कि भाई हमारा टाइम खराब करो। तो एक बात याद रखो भाई, जिसको टाइम खराब करना है ना वो अजय सर के पास में भले ना आए। मैं ना अपना टाइम खराब करवाऊंगा ना तुम्हारा टाइम खराब करूंगा, ठीक है? टाइम खराब जिसको भी करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे नचनिए घूम रहे हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रामेबाज घूम रहे हैं, आप वहां कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाना 1 घंटा है, ठीक है, उसमें से फालतू की बकवास 45 मिनट होगी, पढ़ने का होगा 15 मिनट। अब आते हैं, यहां पर बात हुई कि संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता क्या है? पहले आप लोगों को इस कंस्ट्रक्टिविस्ट को समझना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट बेटा जहां पर यह भाव रखे जाते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से ज्ञान निर्माण कर सकता है, और जहां पर हम लोग ये मानेंगे कि जो बच्चा है वो खुद से अपने आप से ज्ञान निर्माण करेगा और तब वह सीखेगा, तो उसके पिछले अनुभव जो होते हैं वो नए ज्ञान की रचना में सहायक होते हैं। राइट आंसर हम क्या दे देंगे? आंसर दे देंगे हम बेटा ऑप्शन नंबर 4। और कंस्ट्रक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट में 2 साइकोलॉजिस्ट आपको याद रखने होते हैं। एक आपको जीन पियाजे याद रखने हैं जो कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, और दूसरी ओर जो होते हैं वो कौन होते हैं? लेव वाइगॉत्स्की, जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप पाएंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आप लोगों से बात की गई है।
ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? मूर्त संक्रियात्मकता का। याद करो, ये जिसके द्वारा दिया गया उनका नाम बनता है जीन पियाजे। शाबाश। कब दिया गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी में। कौन सी स्टेज होती है? स्टेज नंबर 2 होती है। 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष का समय होता है। तो अब पता लगाइए कौन सी स्टेज हमारी सही होगी। जवाब दें बेटा। यहां पर बच्चा तर्क नहीं कर सकता। क्या मैंने सही लिखा है? ये स्टेज नंबर 3 होगी। कोई भी कुछ भी बता देगा मान लोगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। क्या दिया गया था? मूर्त, कॉन्क्रीट। ऐसे ही कुछ बच्चे तुम्हारे पीछे बैठेंगे और तुम्हें नहीं आता होगा, तुम उससे पूछोगे, हा? आशु पूछ रहा है मनीष से, अरे मनीष इसका आंसर क्या होगा? वो कह देगा अरे तो स्टेज 2 है, करवा देगा गलत। इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। किसी और से भी जब पूछो तो वो गलत भी करवा देगा, इसलिए खुद पर विश्वास। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका हमारी जरूरी होती है। आधार हमारी आनुवांशिकता देती है और आकार हमें हमारा परिवेश देता है। तो राइट आंसर बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बनता है। प्रश्न नंबर अगला हमसे सार्थक अधिगम को सुसाध्य करने की बात कहता है, जहां पर जो लर्निंग है वो हमारी मीनिंगफुल हो जानी चाहिए। अब लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल कब होती है? जब बच्चों को रटना नहीं पड़ता है। अब देखो कि राज कुमार है, वो बार बार भाई कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो एक बार राजू को आप लोग जवाब दे दो। हाँ मरीजे इश्क, आप लंच करने जाओ बेटा, लंच करने जाओ। मीनिंगफुल लर्निंग, जब बच्चों को रटने के लिए बढ़ावा दोगे, नहीं, गलत बात है। रटवाना तो है ही नहीं, रटवाने को तो खत्म करना है। उत्तरों को नकल करने की बात है कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको उतार लो अपनी कॉपी में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। बच्चों को हम क्या करेंगे? एनकरेज। किसके लिए? जैसे कि एक समस्या है, अब उसको ये कहेंगे इस एक समस्या के कितने सारे अलग अलग समाधान हो सकते हैं, चलो निकालो। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके रीजनिंग वाले टीचर ने या आपके मैथ वाले टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन करने का तरीका बताया और फिर आपने थोड़ी देर के बाद में टीचर को ये कहा, सर इस क्वेश्चन को इसके बजाय ये 2 तरीके और मुझे आते हैं, उससे हम लोग कर सकते हैं। राजू बेटा ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होती है क्लास और 11 बजे शुरू हो जाती है। 11 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है? नहीं तो घर से उठा लाएंगे फिर। अगला प्रश्न हमारा यहां पर आता है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की की थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी। मरीजे इश्क में कह रहा है कि दवाई चल रही है। सर मरीज बनेगा इश्क का तो दवा कहां लगेगी बेटा तुझे? नौकरी पाले उसके बाद में सब कुछ जिंदगी के अंदर मिल जाएगा। बेरोजगार को कहां कौन पूछता है? तो बात इनके द्वारा जो आप लोगों को याद रखनी है कि ये परिपक्वता पर फोकस नहीं करते हैं, पहली बात। इन्होंने भौतिक जगत का जिक्र नहीं किया है, दूसरी बात। और यहां भी परिपक्वता की बात ये नहीं करते हैं। तो ये भाषा की बात करते हैं, हां जी करते हैं। संस्कृति की बात करते हैं, हां जी करते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी वाइगोत्स्की की बात आएगी 3 बातें याद रखिएगा। एक तो सोसाइटी पर इन्होंने बात कही है, दूसरा इन्होंने कल्चर पर बात कही है और तीसरा इन्होंने लैंग्वेज यानी कि भाषा पर बात कही है। चलिए याद रखेंगे यहां तक के पॉइंट सभी एकदम अच्छे से आए। तो आगे बढ़ें। गार्डनर की थ्योरी तो हर कोई जानता है, ये तो किसी का भी गलत हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ये गलत कर दिया
तो वो तो दंड पाने के योग्य है। दंड पाने के योग्य है। वो तो दंड पाने के योग्य है। तो बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, ऐसी बात है। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि जो बुद्धि होती है हमारी वो मल्टीपल होती हैं। बुद्धि जो होती है वो हमारी बहुत सारी होती हैं। 1983 में यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो आंसर कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही बात है, नंबर 2। प्रश्न अगला हमसे यह कहता है कि गार्डनर के हिसाब से ही हमें यह बताओ जिनमें दूसरों की मंशा। अब ये तो आपका एकदम सही जवाब होगा, एकदम सही। मैं टीचर हूं, आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आप सभी के मंशाओं, भावनाओं, व्यवहार आदि को समझूं। तो जब हम लोग किसी अन्य को समझने का काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जहां पर हम लोग किसी अन्य को समझने का काम करते हैं तो वहां पर हमारी कौन सी बुद्धि काम करेगी? वहां पर बेटा हमारी जो बुद्धि काम करेगी उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। ये जो इंटर शब्द दिया गया है ये होता है दूसरों के लिए, और जो इंट्रा शब्द आपको दिया जाता है वो होता है स्वयं के लिए, वो होता है स्वयं के लिए। अब आप लोगों को यह समझना है कि आप कहां पर गलतियां करते हैं, कहां पर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को समझोगे आप लोग तो ये क्या होगा बताओगे? ये इंट्रा होगा। वेरी गुड। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, वो समालोचनात्मक सोच की बात कहता है। समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, पियाजे के हिसाब से ये एडोलसेंस पीरियड में आकर के बच्चे में काफी हमें देखने को मिलती है। समालोचनात्मक सोच क्या होती है? कभी सोचा समझा है आप लोगों ने? कौन सी होगी समालोचनात्मक सोच? बताएं जल्दी से। भाई ये नया माइक मंगवाया था, ये ना सिर में दर्द कर देता है, और इसमें यहां पर इसको सेट करने के लिए ये एयरबैंड सा भी दे दिया है। देखो हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा ये सेट, ठीक है। ये नया माइक आप लोगों को बढ़िया आवाज दे रहा होगा, पुराने वाले माइक में इतनी बढ़िया आवाज नहीं आती थी, है ना। चलो आंसर क्या होना चाहिए? जहां पर बच्चा किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेता है, वो उसके गुण दोष, एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझता है और उसके आधार पर वो काम करता है, तो कौन सा होगा? अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? हर कोई जानता है ना, कि दिल्ली है देश की राजधानी। तो दिल्ली अभी क्या बन चुकी है? क्या बन चुकी है दिल्ली? दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है, और दिल्ली में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दिल्ली में बेटा हम रहते हैं, बहुत ही बकवास व्यवस्था यहां पर हो रखी है। आप देखो देश की राजधानी है ये, राजधानी में जहरीली हवा। आप लोग जो दिल्ली में नहीं रहते हो, दूर रहते हो, बहुत बढ़िया जगह रहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समय के बाद हमें भी यहां से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों में या कहीं समुद्र किनारे जाकर अपना कोई एक कमरा बनाते हैं, उसी में स्टूडियो बना लेंगे, वहीं से पढ़ा लेंगे। ऐसा होगा तो थोड़े दिन जी जाएंगे, नहीं तो यहां तो मौत समय से पहले आनी है दिल्ली के अंदर। पानी की समस्या दिल्ली में, ठीक है। प्रदूषण यहां सबसे ज्यादा, बारिश ज्यादा हो जाए तो बाढ़ यहां पर आना,
गंदगी यहां सबसे ज्यादा। हाँ? सत्यानाश हो गया। कितना अच्छा होता कि फ्री बिजली और फ्री पानी की व्यवस्थाएं करने के बजाय अगर सरकार फ्री में सब लोगों को शुद्ध हवा कम से कम दे देती, कितना बढ़िया होता। दिल्ली देखो है इतनी सी, और उसमें रहने वाले इतने सारे हो चुके हैं, इसलिए दिल्ली का नर्क बन चुका है। देखो अब सर जी क्या बोलेंगे। हा? सभी बच्चे एक बार भाई कमेंट कर दें सीडीपी बाय अजय सर। मैं चाहूंगा आप सभी एक बार जल्दी से बेटा कमेंट करें सीडीपी बाय अजय सर। आज की क्लास में अभी तक ये कमेंट नहीं हुआ है ना अपना। आओ आप थोड़ा सा फास्ट टेस्ट आप लोगों का करते हैं। हमसे बात की गई जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार, जहां पर बच्चे ऐसी गतिविधियां करने लगते हैं कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके प्रति लॉजिकल तरीके से, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने लगते हैं। ऐसा होता है स्टेज नंबर 3 में जाकर के, जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। कथन आप लोगों को दिया गया और कारण भी आपको दिया गया। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में वो आपको हर बार दे रहा है। वो कहता है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए, हाँ जी, अब जो टीचर है वो बच्चों का आकलन तो करेंगे ना, विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का उपयोग करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, गलत नहीं है, और आप लोग भी करेंगे। कोई भी एक आकलन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। क्लास में डाइवर्सिटी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया। किसी एक ही तरीके से हम लोग एकदम सटीक मापन कर देंगे और वो भी सबका, नॉट पॉसिबल। अलग अलग हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। यहां पर हमसे कहा गया एक 6 वर्षीय बालिका, एक 6 वर्ष की बालिका है, वो कहती है एक लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। ये जीन प्याजे से आपके पेपर में वो आपसे हर बार पूछता है। प्याजे के द्वारा ये बच्चों के ऊपर प्रयोग किया गया था स्टेज नंबर 2 में, जहां पर तर्क की कमी थी, और स्टेज नंबर 3 में तर्क बच्चों में आ गया था, तो फिर उन्होंने सही जवाब भी दिया था। आंसर इसका हमारा बनता है ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताएं, डिसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न अगला, अनुकूलन के 2 हिस्से कौन से होते हैं? हर कोई जानता है अनुकूलन के 2 अहम हिस्से जो होते हैं, एक एसिमिलेशन होता है, दूसरा एकोमोडेशन होता है। तो अडेप्टेशन के 2 हिस्से, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए इनमें से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है? 2 चीजें होती हैं, एक आनुवांशिकता होती है और दूसरी बेटा जो हमारी होती है उसे हम वातावरण कहते हैं। तो आंसर हमारा यहां पर क्या बन जाना चाहिए? दो मुझे जरा जवाब सभी दीजिए। आवाज आप लोगों की बढ़ी होगी, अभी देखिए थोड़ी तेज आवाज आ रही होगी पहले से। सभी बताएं। कलर ऑफ आईज, बिल्कुल यह आनुवांशिकता से ही निर्धारित होता है। आंसर हमारा होगा फर्स्ट। आपकी आंखों का रंग कैसा है, मेरी आंखों का रंग कैसा है, पूर्ण रूप से आनुवांशिकता पर आधारित होता है। 100%। इन आंखों का रंग कभी नहीं बदल सकते आप लोग, कुछ भी कर लेना, कैसा भी एनवायरनमेंट दे देना, जिसकी आंखों का रंग जो हो गया वही रहेगा। प्रश्न अगला हमें यह कहता है कि लैंगिक भूमिकाएं डैश है। आपने सीडीपी का सिलेबस अगर चेक किया है तो हर कोई इसका सही जवाब जान चुका होगा कि सोसाइटी जो हमारी होती है, जो हमारा समाज होता है, उसी से हमें जेंडर रोल मिलते हैं, और इन जेंडर रोल्स को हम सभी ने अधिग्रहित किया है। हम सभी ने अधिग्रहित किया है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कल टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को एक टेस्ट का लिंक दिया था, आप सभी ने वो टेस्ट दिया? कुछ बच्चों ने कहा था कि सर टेस्ट जो है वो ओपन नहीं हुआ। तो बेटा टेस्ट लिंक आप लोगों के लिए आज मॉर्निंग में फिर दोबारा से दे दिया गया था। उस टेस्ट लिंक पर जाकर के आप लोग टेस्ट अपना दीजिए, जिसने टेस्ट नहीं दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न अगला कोहलबर्ग से हमें वो देता है, क्या कहता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए सभी। तीसरी अवस्था को जवाब सभी देना। स्टेज नंबर 2 में लेवल नंबर 3 क्या था? गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज, शाबाश। यहां पर नोट शब्द को आप लोग जरूर देखो, जो ये नोट वाला आपको दिया गया है। विशेषता नहीं है। सृजनात्मक जो बच्चा होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला होता है, बिल्कुल होता है, नए विचार लेकर के आता है और जिज्ञासु भी होता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कन्वर्जेंट नहीं होता तो यह कैसा होता है? यह होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मिडल चाइल्डहुड, जहां पर बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, सामाजिक भूमिकाओं को समझना शुरू कर देता है, जहां पर बच्चा तार्किक हो जाता है। नहीं, हाइपोथेटिकल वर्क यहां पर नहीं करेगा, वो तो एडोलसेंस पीरियड में करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को बताएं। आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम लोगों को सभी बच्चों को समझना है और उनके पूर्व अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी है, पूर्व अनुभवों को तो शामिल करना है। आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। सभी साथी टेलीग्राम पे जाएं और आपको नोट्स मिलने शुरू हो रहे हैं आज से, तो वहां से नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना। अजय सिंह खर्ब ये बेटा टेलीग्राम चैनल, यहां पर आप लोगों को रोजाना नोट्स मिलने की शुरुआत हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी? जब सामाजिक रचनावादी की बात आ गई है तो वाइगोत्स्की की बात आई, और वाइगोत्स्की ने मिलकर के सीखने और सिखाने की बात कही है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बनेगा। तो क्लास को लाइक करते हुए कल हम लोग मुलाकात करते हैं। कल सभी साथी 11 बजे जरूर आइएगा।